जैसे कि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर विज्ञान की। विज्ञान में अपन ने देख लिया यहाँ पर बायोलॉजी की क्लास के बारे में देखा अपन, 6वीं 7वीं क्लास के यहाँ पर नोट्स भी देख लिए। आज बात करें अपन विज्ञान में, यहाँ पर विज्ञान की शाखा जो है यहाँ पर रसायन विज्ञान। और ये रसायन विज्ञान क्या है, इसकी यदि डेफिनेशन की बात करें अपन तो क्या है, यानी कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि किसकी बात करें अपन, रसायन। ये रसायन है वो क्या क्या है, कौन कौन से हैं, रसायनों के बारे में बात करेंगे। इन रसायनों की शाखा को ही अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर रसायन विज्ञान कहते हैं। इस रसायन विज्ञान में अपन रसायन विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं, उसमें यदि बात करूं तो कौन कौन सी शाखाएं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन जूनियर सीनियर लेवल तक की, जिसमें सबसे पहले यदि विज्ञान की शाखा देखी जाए तो वो है अपनी कार्बनिक रसायन विज्ञान। दूसरी शाखा की यदि अपन बात करें तो दूसरी शाखा है अपनी अकार्बनिक रसायन विज्ञान। और तीसरी मैं बात करूं यहाँ पर तो तीसरी रसायन विज्ञान की शाखा देखेंगे वो है अपनी भौतिक रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में और भी बहुत सारी शाखाएं हैं, पर बात करेंगे इन 3 मुख्य शाखाओं की, जिसमें 3 शाखाओं में सबसे पहले बात करेंगे अपन कार्बनिक रसायन विज्ञान की, दूसरी अकार्बनिक रसायन विज्ञान की, और तीसरी बात करेंगे अपन भौतिक रसायन विज्ञान की। शॉर्ट में मैं डेफिनेशन की बात करूं कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और कार्बन से बने हुए यौगिक जो होते हैं उनका यदि अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं अपन यहाँ पर रसायन कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। दूसरी अकार्बनिक रसायन विज्ञान, यानी कि प्रकृति में जो भी तत्व खोजे गए हैं, यानी कि लगभग आज तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, और 118 तत्वों में से कार्बन के अलावा जो भी तत्व आते हैं वो अकार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, और उनका अध्ययन अपन अकार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। तीसरा भौतिक रसायन विज्ञान, यानी कि इन तत्वों के भौतिक गुणों के बारे में यदि अपन अध्ययन करें, जैसे इनकी फिजिकल कंडीशन क्या है, ठोस है, द्रव है या गैस है, प्रकृति में किस रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं, उनका अध्ययन यहाँ पर करेंगे अपन भौतिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत। जैसे अपन ने बात की यहाँ पर रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान की खोज है वो किस भाषा से हुई, तो यहाँ पर एक लैटिन भाषा का शब्द है अपना कीमिया। यानी कि रसायन को अपन यहाँ पर इंग्लिश में यदि लिखे तो अपन केमिस्ट्री लिखते हैं CHEMISTRY। ये केमिस्ट्री है वो किस शब्द से, यानी कि CHEMIA कीमिया शब्द से यहाँ पर, यानी कि लैटिन भाषा का एक शब्द है कीमिया, उससे यहाँ पर उत्पन्न हुई है। और कीमिया का अर्थ होता है यहाँ पर काला रंग। क्या अर्थ होता है बेटा, काला रंग। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति है किस भाषा के शब्द से हुई, तो लैटिन भाषा के कीमिया से हुई, और उसका अर्थ यदि देखा जाए तो वो होता है यहाँ पर काला रंग। अब यदि दूसरा क्वेश्चन पूछ लिए कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो जनक याद रखना, इसका जनक है यहाँ पर लेवाइसिए। यानी कि इस वैज्ञानिक को यहाँ पर रसायन विज्ञान का यहाँ पर जनक माना जाता है, जिन्होंने यहाँ पर रसायन विज्ञान की खोज की। इन तत्वों के बारे में बताया, यानी कि कितने तत्व हैं, उन तत्वों के बारे में अपन देखेंगे। तो आज की क्लास में अपन बेसिक यानी कि जीरो से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री की, कि लेवाइसिए ने यहाँ पर केमिस्ट्री की खोज है वो किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अपन, जैसे तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तत्वों के गुण कौन कौन से होते हैं, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, उनकी परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर पदार्थ की, यानी कि रसायन विज्ञान में सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन पदार्थ। पदार्थ क्या है, यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले छोटे छोटे कणों के बारे में बात कर लेते हैं। पदार्थ की यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे अपन पदार्थ की अवस्थाएं। अब पदार्थ की अवस्थाएं यदि अपन बात करें तो पदार्थ की मुख्य रूप से यहाँ पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं बेटा, जिसमें याद रखना कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। जिसमें सबसे पहले कंडीशन ये अवस्था देखी जाए तो वो है अपनी ठोस अवस्था। दूसरी अवस्था यदि अपन देखें तो वो है अपनी द्रव अवस्था, और तीसरी अवस्था यदि देखें तो वो कौन सी अवस्था है, अपनी गैस अवस्था। ठोस द्रव गैस के बारे में अक्सर सब जानते हैं, यानी कि देखा है, पर यदि इसको लैंग्वेज के रूप में लिखना हो, परिभाषा के रूप में देखना हो तो क्या है, इसमें अंतर भी पूछ सकता है, छोटी क्लासों में पूछता है, बड़ी क्लास में भी यहाँ पर इसमें डिफरेंस पूछा जाता है कि ठोस क्या है।
यानी कि वे पदार्थ के वे कण जो आपस में यानी कि नजदीक नजदीक यानी कि पास पास पाए जाते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर बना के मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि जिनके कण यहाँ पर बहुत नजदीक नजदीक यहाँ पर पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पर ठोस कहलाते हैं। दूसरी कंडीशन की मैं बात करूंगा अभी, वो है अपनी द्रव कंडीशन। द्रव में यदि बात करें तो द्रव में यहाँ पर इसके कण जो होते हैं वो ठोसों की तुलना में थोड़े क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर दूर पाए जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर द्रव के कण पाए जाते हैं। तीसरी मैं बात करूं यहाँ पर गैस की, तो गैस के कण हैं द्रव की तुलना में और भी यहाँ पर दूर दूर पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ही कम यानी कि ज्यादा दूरी पर ये स्थित होते हैं। अब इसमें अंतर और यदि अपन देख लें तो यहाँ पर ठोसों का आयतन जो होता है वो आयतन यहाँ पर निश्चित होता है, बल्कि द्रव का आयतन यदि देखें तो द्रव का आयतन यदि होगा ये तो होगा निश्चित, बल्कि यहाँ पर इसका आयतन जो होगा वो क्या होगा, अनिश्चित। इसमें गैस के बारे में बात करें तो गैसों का आयतन है वो भी क्या होता है, यहाँ पर अनिश्चित यहाँ पर पाया जाता है। आयतन अनिश्चित और निश्चित हो गया, बल्कि इसमें आकार की बात करें तो ठोसों का आकार है वो क्या होता है, यहाँ पर निश्चित होता है। द्रव का आकार यदि देखा जाए तो वो क्या होता है, यहाँ पर अनिश्चित होता है। और गैस का आयतन आकार यदि देखा जाए तो वो भी क्या होता है, यहाँ पर अनिश्चित होता है। यानी कि इसके कण यदि देखे जाए तो कण हैं वो पास पास पाए जाते हैं, इसके कण थोड़े यानी कि ठोसों की तुलना में यहाँ पर ठोस से यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, थोड़े दूर। और इसमें गैस में यदि देखे जाए तो गैसों में यहाँ पर द्रव की तुलना में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, द्रवों से भी यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, दूर दूर यहाँ पर इसके कण पाए जाते हैं। अब ये मुख्य अंतर यहाँ पर पदार्थ की अवस्थाओं में है। अपन ने इनकी डेफिनेशन भी देख ली, यानी कि पदार्थ की कितने अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस है। तीनों में यहाँ पर अंतर अपन स्पष्ट यहाँ पर डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि ठोसों के कण पास पास, द्रवों के कण ठोसों की तुलना में थोड़े दूर, और गैसों के कण और भी यहाँ पर दूर दूर होते हैं। यदि अपन और बात करें इसमें डीपली कि ठोसों पर यदि दाब लगाया जाए तो इसके आयतन में यहाँ पर परिवर्तन नहीं कर सकते, बल्कि द्रवों में यहाँ पर दबाव लगाया जाए या प्रेशर लगाया जाए तो प्रेशर के द्वारा इनके आयतन में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। बल्कि बात करें गैस की तो गैस में यदि प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर के फलस्वरूप यहाँ पर ये गैस के कण जो है वो द्रव में भी यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। जैसे अपन सीएनजी गैस की बात करें कि सीएनजी गैस को यदि अधिक दाब पर यदि प्रेशर करके या दाब लगाकर यहाँ पर सिलेंडर में यदि भरा जाता है तो उसके कण हैं वो नजदीक नजदीक आ जाते हैं, जिससे वो अपने को द्रव के रूप में यहाँ पर अनुभव होते हैं। अब इनके आगे अपन बात करेंगे, हाँ, जैसे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात कर ली। अब बात करें अपन यहाँ पर आगे तत्व की। तत्व क्या है, यानी कि प्रकृति में यदि बात करें तो तत्व क्या है कि एक ही प्रकार के परमाणु, यानी कि परिभाषा याद रखना कि प्रकृति में पाए जाने वाले एक ही प्रकार के परमाणु जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपन तत्व कहते हैं। यानी कि एक ही प्रकार के जो भी परमाणु होंगे वो यहाँ पर तत्व कहलाते हैं। पर तत्व को यदि अपन देखें तो यहाँ पर तीन टाइप से यहाँ पर डिवाइड कर रखा है अपन ने। एक तो है अपने धातु, दूसरा यदि देखें तो वो है अपने अधातु, और तीसरी है अपने उप धातु। धातु, अधातु और उप धातु की यदि परिभाषा देखें तो शॉर्ट में मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पर धातु कहलाते हैं। बल्कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखते हैं, यहाँ पर ये तो दान करने की क्षमता रखते हैं, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखने वाले तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पर अधातु। और तीसरी बात करें अपन उपधातु की, तो उपधातु की परिभाषा यहीं से अपन ने डिफाइन हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन दान करने की और लेने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन दान व ग्रहण करने की दोनों क्षमता यहाँ पर रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपने उपधातु कहलाते हैं। अब मैं बात करूँ कि यहाँ पर प्रकृति में कितने तत्व यहाँ पर खोजे जा चुके हैं, तो आज तक लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। इनके बारे में अपन डिटेल से बात भी करेंगे कौन कौन से तत्व हैं। यहाँ पर बात करेंगे अपन सबसे पहले धातु की, तो प्रकृति में इन 118 तत्वों में से 90 तत्व जो है 90, याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि धातुएं कितने हैं, तो 90 तत्व धातुओं के रूप में। अधातुओं के रूप में यदि देखें तो अधातुओं में 21 यानी कि 21 तत्व है अधातुओं के अंतर्गत आते हैं,
और 7 तत्व यदि देखे जाएं तो 7 तत्व किसमें आते हैं, यहाँ पर उपधातुओं में आते हैं। मैं उपधातुओं को यहाँ पर याद करने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, जैसे लड़कियों में याद करने के लिए उनमें याद कर सकते हैं अपन। एक सूत्र के द्वारा बता रहा हूं मैं कि बबीता, सीता, गीता, आशा, सब, ताली, पीटे। मैंने एक सूत्र लिखा है जो आसानी से सब याद कर सकते हो आप। इनको मैं फॉर्मूले के द्वारा और प्रतीकों के द्वारा बता रहा हूँ, जिनका नाम भी मैं बताऊंगा कि 7 उपधातुएं कौन कौन सी हैं। जिसमें बबीता को यदि डिनोट करें अपन तो बी के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, सीता को कर सकते हैं अपन एस आई के द्वारा, गीता को कर सकते हैं अपन जी ई के द्वारा, आशा को करेंगे अपन ए एस के द्वारा, सब को करेंगे अपन एस बी के द्वारा, ताली को करेंगे टी ई के द्वारा और पीटे को लिखेंगे अपन पी ओ के द्वारा। मैंने 7 ही तत्व लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब अक्सर सब यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये बी क्या है। तो बोरॉन बी का मतलब क्या होता है, मैं उस तत्व का पूरा नाम लिख रहा हूँ। तो बी का मतलब होता है यहाँ पर बेटा बोरॉन। बी के बाद में एस आई है, एस आई का नाम है यहाँ पर सिलिकॉन। जीई, जीई का मतलब है यहाँ पर जर्मेनियम। एस का मतलब है आर्सेनिक। एस बी का है यहाँ पर एंटीमनी। टीई का है टेल्यूरियम और पीओ का नाम है यहाँ पर पोलिनियम। ये मैंने 7 तत्व लिखे हैं जो उपधातुओं में यहाँ पर हम अपन बात कर रहे हैं। इनको याद करने का सबसे शॉर्ट फॉर्मूला मेरी तरफ से यदि आप देख रहे हो तो बबीता, सीता, गीता, आशा, सब, ताली, पीटे। इनको पीरियोडिक टेबल में मैं आपको बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर ये तत्व कहाँ कहाँ पर आते हैं, इनका एटॉमिक नंबर क्या है उसकी भी बारे में भी अपन बात करेंगे। ये किस ब्लॉक में आते हैं उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यदि आपको पूछ ले कि उपधातुएं कितनी है, तो याद रखना बेटा 7 उपधातुएं होती हैं और जिसमें होते हैं बी का मतलब बोरॉन, एस आई का मतलब सिलिकॉन, जीई का मतलब जर्मेनियम, एस का मतलब होता है आर्सेनिक, एस बी का मतलब है एंटीमनी, टीई का मतलब है यहाँ पर टेल्यूरियम और पीओ का मतलब है यहाँ पर पोलिनियम। ये 7 उपधातुओं के बारे अलावा यदि अपन बात करें तो यहाँ पर बात करेंगे अधातुओं की और धातुओं की। ये कौन कौन से तत्व, जैसे अपने उपधातुओं के बारे में बात कर ली, अब बात करूं मैं अधातुओं के बारे में, यानी कि अधातु कौन कौन से हैं। तो प्रकृति में मैंने अभी बात की है कि 118 जो तत्व खोजे हुए हैं उनमें से 7 हैं वो उपधातु हैं। यहाँ पर अपने उपधातुओं के अलावा मैंने बात की अधातुओं की, तो अधातु यहाँ पर है 21। ये 21 अधातु कौन कौन से हैं, इनमें यदि अपन बात करें तो एक पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में अपन देखेंगे यानी कि जो गैसों के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं वो तत्व यहाँ पर किसमें आते हैं, यहाँ पर यानी कि अधातुओं में। यानी कि अधातु जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण करने वाले होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वो अधातु में आते हैं। जिनमें मुख्य रूप से यदि बात करें तो मुख्य यहाँ पर तत्व बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक तो 18वें वर्ग के जो भी तत्व हैं उनको याद करने का शॉर्ट फॉर्मूला है कि हरभजन ने आरती करके 80 रन बनाए। ये तत्व एक तो 18वें वर्ग के। इनके बारे बाद में यदि अपन बात करें तो 17वें वर्ग के जो तत्व हैं, जैसे फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, ये तत्व। इससे पहले यदि 16वें वर्ग में बात करें तो ओ, सलमा, सिलेगी, तेरी, पॉकेट। इसमें से टेल्यूरियम और पोलिनियम जो आए थे वो किसके अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर उपधातुओं के अंतर्गत आते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। बात करें यहाँ पर 15वें वर्ग की तो उसमें से भी कुछ तत्व हैं यहाँ पर इसी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें यदि मैं बात करूं नहीं, पीनी, एसी, एंटीमनी और बिस्मिथ। इनमें यदि अपन बात करें तो आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मिथ यदि अपन देखें तो वो यहाँ पर कुछ धातुओं में और यहाँ पर उपधातुओं के अंतर्गत आते हैं।
इनमें यदि देखें तो यहाँ पर ये तत्व हैं मुख्य रूप से यहाँ पर उप धातुओं के अंतर्गत आते हैं, जिसमें He का नाम है यहाँ पर हीलियम, ये है अपना हीलियम। Ne का मतलब होता है यहाँ पर नियोन, Ar का मतलब होता है यहाँ पर आर्गन, Kr का मतलब होता है यहाँ पर क्रिप्टॉन, Xc का मतलब होता है यहाँ पर जीनोन, ये भी एक गैस ही है। Rn का मतलब है यहाँ पर रेडॉन, F का मतलब फ्लोरीन, Cl का क्लोरीन, Br का ब्रोमीन, I का है आयोडीन, At का है एस्टेटीन, O का मतलब है ऑक्सीजन, पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर। S का मतलब है सल्फर, Ac का है सेल्यूरियम, N का मतलब है यहाँ पर नाइट्रोजन, P का मतलब है फास्फोरस। यानी कि ये तत्व यदि देखे जाए तो ये तत्व टोटल किसमें आते हैं, यहाँ पर अधातुओं के अंतर्गत आते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें अधातु, जिसके बारे में अपने बात कर ली कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करते हैं, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, अपन अधातु कहते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पर जस्ट धातुओं की। धातुओं में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि धातुएं जो होती हैं वो 118 तत्वों में से 90 तत्व हैं वो यहाँ पर धातुओं के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये टोटल धातु हैं। धातुओं के बारे में अपन ने देख लिया, यानी कि जो ठोस होते हैं जिनमें यहाँ पर आघात वर्धनीयता होती है, आघात वर्धनीयता, जिनमें यहाँ पर चमक होती है और जो आवाज उत्पन्न करते हैं वो टोटल यहाँ पर क्या कहलाते हैं, यहाँ पर धातु कहलाते हैं। अब ये धातु हैं जिनमें कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे सोना है, सोने का प्रतीक Au होता है, चांदी है जिसका प्रतीक Ag होता है, फेरस है यानी कि लोहा, एल्यूमिनियम यदि देखा जाए तो ये भी इसमें आता है, जिंक यदि देखा जाए तो धातु में आता है। यानी कि यही नहीं बल्कि 90 तत्व आते हैं, ये 90 तत्व यहाँ पर किस में आते हैं, अपने धातुओं के अंतर्गत आते हैं। अब मैं बात करूँ एक छोट में यहाँ पर कि 118 तत्व जो प्रकृति में पाए जाते हैं उनमें से 92 तत्व है, यानी कि ये तत्व जो हैं वो तो प्राकृतिक तत्व हैं अपने बेटा, यानी कि प्रकृति से ये निर्मित है। इसके अलावा जो भी तत्व आज खोजे जा रहे हैं, यानी कि 92 नंबर के तत्व से के बाद में जो भी तत्व खोजे गए हैं वो यहाँ पर प्राकृतिक नहीं होकर यहाँ पर कृत्रिम तत्व हैं, जिनका निर्माण यदि देखा जाए तो वो यहाँ पर प्रयोगशालाओं में यहाँ पर किया गया है, इसी कारण इसे अपन कृत्रिम तत्व भी कहते हैं। इन कृत्रिम तत्वों के बारे में अपन बातें करेंगे, कौन कौन से हैं कृत्रिम तत्व जिनके बारे में अपन बात करेंगे। पर यहाँ पर उसके बाद में अपन बात करें तो उसके बाद में यहाँ पर अपना आता है, यानी कि धातु अधातु उपधातु के बाद में यदि बात करें तो अपना आता है यहाँ पर पॉइंट यौगिक। यौगिक क्या है, यानी कि यौगिक के बारे में अपन बात करें कि दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में यहाँ पर संयुक्त हो जाते हैं तो उससे यहाँ पर किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं जिसका नाम है यहाँ पर जल, दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयुक्त होकर यहाँ पर किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का। जिसमें एग्जांपल की बात करें अपन जल की, जल का यदि आपसे सूत्र पूछे कि सूत्र क्या होता है तो यहाँ पर सूत्र में लिख रहा हूँ H2O में यदि मैं कहूँ कि इसमें दो तत्व हैं, दो तत्व कौन कौन से, एक तो यहाँ पर हाइड्रोजन और दूसरा है यहाँ पर ऑक्सीजन। जिसमें यहाँ पर यदि अपन बात करें कि हाइड्रोजन का तो अणु और ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ पर आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, H2O का निर्माण कर रहे हैं। और H2O को यहाँ पर अपन क्या कहते हैं, यौगिक। यौगिक यदि अपन देखें तो समान यानी कि अनुपात में जिसकी जितने रिक्वायरमेंट होती है वही तत्व आपस में मिलकर यहाँ पर यौगिक का निर्माण करते हैं। पर यहाँ पर के लिए अपन यहाँ पर यौगिक के बारे में छोड़ते हैं, आगे की क्लास में अपन देखेंगे यहाँ पर मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में और देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारत।